वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो क्या करती है, अपोज करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इस बार क्या पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, इसमें फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द टू सरफेस। अच्छा, नेचर ऑफ द टू सरफेस ही क्यों कहा, अकेला नेचर ऑफ द सरफेस क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा टू ऑब्जेक्ट टू सरफेसिस के बीच में ही लगती है। जो अगर टू सरफेस होंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ना, नहीं तो मैग्लेव क्रेन जैसे अगर सेकंड सरफेस टच ही नहीं करेगा तो फोर्स कहाँ से लगेगी। सेकंड है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जिसका जितना मास होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा चलो हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। फर्स्ट था हमारा नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। तो नेचर पे कैसे डिपेंड करती है और हमें कैसे पता चलता है कि ये नेचर पे डिपेंड कर रही है सरफेस के? देखो, आप लोग जब छोटे होते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ के साथ खेलते हो। तो मैंने भी यहाँ पे एक टॉय बना लिया जो बस टाइप है, मतलब कोई कार वगैरह है जो आप घर पे यूज़ करते हो खेलने के लिए अगर करते हो, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसको किसी टाइल वाले सरफेस पे चलाओ तो वो इजीली मूव करती है तेज़ तेज़, और अगर आप उसी को किसी सीमेंटेड ऑब्जेक्ट पे, सीमेंटेड सरफेस पे चलाओ तो वो क्या करती है, थोड़ी स्लो मूव करती है। देखो, मैंने स्लो को स्मॉल एरो से डिनोट किया और फास्ट को लॉन्ग एरो से डिनोट किया है। तो ऐसा क्यों? जो टाइल्ड सरफेस है बच्चे, उसमें क्या है, इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं, हमने पिछली बार ये पढ़ा था ना कि अगर किसी सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगी मतलब वहाँ पे ओपोजिशन ज़्यादा होगी, ओपोज ज़्यादा करेगा, रुकावट ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो अगर हमने सरफेस ही टाइल्ड ले लिया तो वहाँ पे क्या होगी, रेगुलरिटीज़ कम होंगी। टाइल्ड वाला सरफेस तो स्मूथ होता है ना, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो इजीली मूव कर सकेगा। और जो सीमेंटेड वाला ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे होगा, वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी ऐसे ऐसे थोड़ी इरेगुलरिटीज़ अवेलेबल होंगी, जिसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। इस कारण जो इरेगुलर सरफेसेस होते हैं वहाँ पे क्या होती है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। फर्स्ट था नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, और हमेशा ये टू सरफेसेस पे ही लगेगी, टू सरफेस के बीच में ही लगेगी, ठीक है जी। तो एक पॉइंट है वो नोट करो कि ए स्मूथ सरफेस हैज़ लेस फ्रिक्शन देन अ रफ सरफेस। कि स्मूथ सरफेस पे क्या होती है, लेस फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस कौन सा होता है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट स्मूथली जा सके। स्मूथली मतलब जैसे टाइल्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस हैज़ लेस फ्रिक्शन, उस पर फ्रिक्शन लेस होगी, मतलब रुकावट लेस होगी, कम होगी देन अ रफ सरफेस। रफ सरफेस पे क्या होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है, सेकंड फैक्टर है मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास कितना है, मास कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि जितना मास ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मास और फ्रिक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, सपोज करो फर्स्ट एक 3 kg का बॉक्स है और सेकंड एक 10 kg का बॉक्स है, तो आप सोच सकते हो कि 3 kg का बॉक्स आपको लेके जाने में इजी होगा या 10 kg? ऑब्वियसली 3 kg। क्यों? क्योंकि मास का फ्रिक्शन से डायरेक्टली रिलेशन है। जितना मास ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। फ्रिक्शन ज़्यादा हुई मतलब रुकावट ज़्यादा होगी, तो हमें ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना मास कम है उतनी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, कम होगी, और हमें ईजिली
कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है जी। आगे हमारा कि हम फ्रिक्शन फोर्स को क्या किसी तरह से मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, ज़रूर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे बाय अ डिवाइस नेम स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को मेजर कर सकते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है कि एक बैलेंस होता है, इसमें एक स्केल लगा होता है और नीचे हुक लगी होती है और ये स्प्रिंग से सारा अटैच होता है, इसलिए इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। जिससे कि एक यहाँ पे कोई भी मास को लटका के उसकी फ्रिक्शन पता की जा सकती है, उसका वेट भी पता किया जा सकता है और फ्रिक्शन भी पता की जा सकती है कि इस पे कितनी फ्रिक्शन लग रही है। सिंपली एक क्या है, डिवाइस है टू मेजर द फ्रिक्शन। उसके बाद आ गया हमारे पास अच्छा टाइप ऑफ फ्रिक्शन। हर चीज़ की हमने टाइप पढ़ी, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन की भी टाइप पढ़ेंगे। फ्रिक्शन की टाइप क्या क्या है। फर्स्ट है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का आपको जैसे पता ही होगा, हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे खड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक मोशन या स्टैटिक प्लेस पे है, स्टैटिक मूव नहीं कर रहा। स्टैटिक मतलब अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन है जो इसका नेम जैसे हमें डिराइव कर रहा है। क्या डिराइव कर रहा है कि इसमें क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक होगा, मूव नहीं करेगा। अच्छा कैसे, हमने पढ़ा था अगर फोर्स लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पे तभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। तो मैंने फोर्स को F से डिनोट किया और फ्रिक्शन फोर्स को FR से डिनोट किया। ठीक है जी। तो देखो FS से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, तो देखो आपने भी देखा होगा कई बार किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब सपोज करो कि ये क्या है, एक अलमीरा है, तो आप यहाँ से इसको धक्का लगा रहे हो। आपने देखा कि मैं धक्का तो लगा रहा हूँ पर क्या ये अलमीरा मूव कर रही है, नहीं। तो आपने क्या किया, और थोड़ा ज़ोर लगाया। आपने क्या किया, और थोड़ा ज़ोर लगाया और वो क्या हो गई, अलमीरा मूव कर गई। अच्छा यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें सामने आई। क्या क्या, देखो हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स लगेगी तो क्या होगी, फ्रिक्शन भी लगेगी। अच्छा जब हमने पहले केस में फोर्स लगाई, जब हमने फोर्स लगाई तो अलमीरा मूव नहीं की, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट की, जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बन गई। कि आपने फोर्स तो लगाई, फ्रिक्शन भी लगी, पर वो ऑब्जेक्ट क्या था, स्टैटिक था। इस फोर्स को, इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इन विच स्टैटिक फ्रिक्शन is that in which exist between stationary objects and the surface। ठीक है जी। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे और सरफेस के बीच में एक्ट करती है और इसमें ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी रहना कंपलसरी है। ठीक है जी। और हमारी सेकंड है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद है हमारी, 1 मिनट, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अच्छा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, ये भी इसका नेम बता रहा है। क्या करेगा ऑब्जेक्ट, इसमें स्लाइड करेगा। जैसे हमारा अलमीरा वाले केस में सेकंड केस था, क्या हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट क्या किया, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो वहाँ भी एक्ट करेगी क्योंकि फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शन तो वहाँ भी एक्ट करेगी। पर अब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या का है, मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन कौन सी है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब आपने देखा कि एक चीज़ और आपने नोट की कि आपने जब पहले फोर्स लगाई आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, और जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आके अपनी फोर्स को थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट फिर भी मूव करता है। क्या मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भारी ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है और आप उसको मूव कर रहे हो आगे की तरफ, तो वो ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट कर देगा तो आप अपनी फोर्स को कम कर सकते हो, पर ऑब्जेक्ट फिर भी मूव करता है। आपने देखा ही होगा वैसे जनरली, ठीक है जी। तो इससे हमारी दो चीज़ें कंफर्म होती हैं। अच्छा, पहले मैं आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ कि अच्छा, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स द ऑब्जेक्ट डजंट मूव। देखो, जब तक हमारी फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से बराबर होगी तब तक क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। हमें पता ही है कि जब जितनी फोर्स उसको चाहिए, जब तक हम उसके बराबर या उससे कम उसको फोर्स देंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है। उसके बाद है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, once the object starts sliding over the surface a force of friction also come into place, this friction is called sliding friction। कि जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है तो जो वहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, बस। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, रोलिंग के नेम से भी आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो मेरे ख्याल से आप सब में से आधे जानों ने रोलर स्केटिंग की होगी और बाकियों ने देखा तो होगा ही कि रोलर स्केट्स क्या होते हैं अपने आसपास या टीवी में। तो रोलर स्केट्स क्या होते हैं, एक स्केट्स होते हैं, उसके नीचे क्या लगे होते हैं, टायर्स लगे होते हैं। तो यहाँ से रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट हमारे सामने आया कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन सरफेस रोल्स ओवर अनदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। कि जब वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल कर रहा है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद एक चीज़ है मेरे पास, कंपैरिजन अमंग ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मैंने अब आपको बताया कि देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसमें हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज़ कंपेरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में फोर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक से मूव कराने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है एज़ कंपेरिजन टू जब वो मूव कर रहा हो, ठीक है जी। और रोलिंग का आपको पता ही है कि रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट इजीली मूव करता है, रोल करता है, और जिसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है और ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।